अथर्व आप 9 तारीख को आएंगे? 10 को आओगे? लिखो। A thin uniform rod, a thin uniform rod चॉकलेट ला। A thin uniform rod खरीद के नहीं लाना, वाली चाहिए जो आपने बोला था घर पे रख। हम लोग उसमें लाइट जलाए। हाँ हाँ, पॉपिंस के आगे ऐसे पीछे टॉर्च रख के ऐसे जलाओ, कलरफुल लाइट जल। 6 बजे के बाद आएगी। बेटा देखो, टेक्निक बताइए ना, रिवीजन करना, याद रखना, ठीक है? चलो। A thin uniform rod of mass small m, a thin uniform rod of mass small m and length small l is placed on a smooth horizontal surface. Small l is placed on a horizontal. It is acted upon. It is acted upon by a force as shown in figure. Find part A लिखो। A part लिखो। The linear and angular acceleration part बहुत। Second part, the location of point, the location of point on the rod as 0 acceleration वाला point ऐसा भी होता है। और ये एक्सेलेरेशन की बात हो रही है ना? और 0 पूरी लेंथ L है। कैपिटल स्मॉल L बोला था क्वेश्चन। L/4 फोर्स की सेंटर से डिस्टेंस L/4 डायग्राम ये बनाया हुआ है। आज अपन थोड़े आसान आसान क्वेश्चन डील करेंगे, कल रोलिंग स्टार्ट कर दूंगा। जब आप बोलोगे, जब आप बोलोगे, जब आप बोलोगे। हाँ, पॉइंट कोई पाइवेट नहीं है। अब मुझे बता रखा उसने, पॉइंट बताया। ये रॉड ऐसे शांति से हवा में था, मैंने इस पे ऐसे फोर्स लगा।
अब क्या होने वाला मुझे है ना, इसमें कोई पाइवेटेड वाला पार्ट है बेटा, फाइंड द पॉइंट, सॉरी, द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द रॉड विच हैज जीरो। सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या, एक्सेलरेशन निकालने की क्या टेक्निक, भूल जाओ कि रोटेशन पढ़ रहे हो। एक्सेलरेशन अगर मैं लॉक के लिए आपसे लॉज ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन, बस लॉज ऑफ मोशन पूछता कैसे बताते, एफ नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास, एफ नेट कितना दिख रहा है, एफ, एक्सेलरेशन क्या होगा, एफ, सिंपल। फर्स्ट पार्ट में आपने निकाला नेट बाय टोटल मास, ए इज इक्वल टू एफ बाय एक्सेलरेशन। वैसे उस स्टेप को सीधा आर अल्फा, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा लगा दो, ठीक है, टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू, अब टाउ एक्सटर्नल कैसे निकाल, टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू आई अल्फा। टाउ एक्सटर्नल को क्या बोल सकते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर लेंथ, यही होता है। फोर्स कितना है, एफ, परपेंडिकुलर लेंथ, सेंटर से देख रहे हैं अपन, सेंटर के अबाउट निकाल रहे हैं, एल बाय सेंटर के अबाउट मोमेंट, एम एल स्क्वायर बाय 12, सबको पता है, एम एल स्क्वायर बाय एल इंटू एल्फा। अब इसको चाहो क्या आ जाएगा, टाइम्स तो एफ, एक एल सी, एफ अपॉन एम एल था। सर बोलते थे ट्वेल्थ की फिजिक्स, ये इनफैक्ट एक आईआईटी के सर भी, मैं बता रहा हूँ 12 आवर्स क्लासेस चल, वो बताते थे आईआईटी में पहले आए, शॉर्टकट पढ़ा ऑप्शन, बताओ पहले। और आज के टाइम में जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव पढ़ा रहे हैं ना आप लोग, तो फिजिक्स, मैंने आप लोगों को कुछ बताए हैं, और वो बताएंगे भी नहीं। फिजिक्स का एक बेसिक रूल होता है, अगर आप कोई थ्योरी लिख रहे हो और इसमें मान लो न्यूटन का नाम आ गया, तो इंग्लिश के कट से मतलब स्मॉल एन से ही, कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ तो बहुत सारी चीज़ होती है, जरूरत ही नहीं है, उन्होंने भी नहीं सीखा। सब कुछ स्मॉल से सिर्फ कैपिटल में, जैसे का सिंबल, जैसे कई लोग को आपने देखा होगा ग्राम लिखते हुए, गलत है, फिजिक्स बिल्कुल गलत माना जाता है ग्राम शो करना, तो नोटेशन वही नोटेशन बोला ना, बहुत जगह लिख, आप अगर मान लो कोई एक मीटर पर सेकंड लिख रहे हो, मीटर पर एसईसी लिख दिया, आपको लिखना पड़ेगा मीटर पर स्मॉल, या तो कैपिटल एन में लिखो, यूनिट में लिख रहे हो नाम नहीं लिखना, कैपिटल एन, और या फिर किलोग्राम मीटर पर, एक तरीका, थ्योरी में न्यूटन का नाम लिख, कैपिटल एन। चलो खैर, नेक्स्ट पार्ट करो, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट बहुत टेस्टी है, इसमें आपसे पूछ, एक्सेलरेशन आपसे पूछा कि इसने कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहां पर लीनियर एक्सेलरेशन, एग्जैक्टली अल्फा आर, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, जीरो हो सकता है उस पॉइंट पर, यानी कि एक्चुअली में अबाउट रहा है जहां पर आपका, ठीक है, तो वो पॉइंट फाइंड, फोर्स देखो कहीं पे भी लग रहा है, एक बात बताओ मुझे, सोचो जरा, अगर तुम समझ सेंटर ऑफ मास सोच रहे हो, अगर फोर्स लगाओ तो भी यही होगा,
इधर लगाऊं तो भी सेंटर ऑफ मास, तो भी सेंटर ऑफ मास नहीं। पेन को मार के देखो जरा, अलग अलग पॉइंट पे मारो, देखो अलग अलग पॉइंट। हाँ तो अब इसका कहीं ना कहीं यहाँ पर जाकर, कहीं ना कहीं यहाँ इंस्टेंटेनियस ही सर्कल। ना तो यहाँ पर कहीं पे भी रैंडम पॉइंट, रैंडम पॉइंट को पी मान ले अपन, मान लेते हैं इस पी पॉइंट पर इसका एक्सेलेरेशन। अब सॉल्व, इसका आंसर आएगा, चलो एक्स डिस्टेंस सॉल्व करके। देखो मुझे ये पता है फोर्स ऊपर लग रहा है, तो थोड़ा आपकी इच्छा, सॉल्व करोगे एक्स की वैल्यू। पाइवेटेड नहीं है, तो आप नीचे टेबल पे रख के करो, है ना सेंटर बाय अल्फा का आंसर आ रहा है। नहीं बेटा, एक्स की वैल्यू करनी है ना, एफ बाई अल्फा के। इसमें एक थ्योरी बुक वाली लिखवाई, एक कंसेप्ट देखो, पॉइंट ऑफ जीरो एक्सेलरेशन सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन में, पॉइंट ऑफ जीरो ऑन द रॉड शुड बी तो कैसे बुरा, बुरा मानोगे, बुरा मानोगे तो क्या ही, मैं मानता हूँ, ठीक है। ऑन द रॉड शुड बी बिटवीन सी एंड बी, अच्छा तो लिखवा दिया ना मैंने। एज द, एज द वेक्टर्स ड्यू टू एक्सेलरेशन, as the vectors due to acceleration, comma due to translational and as the vector, comma translational, sorry, due to translation and acceleration due to rotation act act in opposite direction, और रोटेशन। सोचो अगर मैंने इस पॉइंट के अबाउट क्या वैल्यू, आर एल्फा बोलते हैं, आर एल्फा यहाँ पर क्या है, एक्स, एक्स एल्फा। जरा देखो, जब फोर्स लगाया था तो रोटेशन भूल, एक्सेलेरेशन तो बॉडी का इस डायरेक्शन था, तब वो तो, अगर मैं इसका नेट पॉइंट पी, नेट एक्सेलरेशन पी ए माइनस एक्स एल्फा
और मैंने क्या बोला, पी एक अपन ने एक रैंडम ऐसा पॉइंट तो वैल्यू तो रखी हम एक्स एल्फा इज इक्वल टू ए एल्फा और एक्स की वैल्यू रख दी। अब एल्फा क्या होगा, रोटेटिंग बॉडी के लिए हर एक पॉइंट, एल्फा तो अपन निकाल चुके थे, और एक्स भी सॉरी ए भी निकाल चुके हैं, वो रहा, रख दो। कौन सा, ये वाला पॉइंट। एक्चुअली में क्या है कि बॉडी अगर रोटेट, और सोचो तरफ जाने वाला, एक मिनट के लिए भूलता बॉडी रोटेशन, अगर मैंने इस बॉडी पर फोर्स लगा तो नॉर्थ तरफ देखो, है? ऊपर वाले में प्लस हो जाता, तो देखो वहां पर एक्स की वैल्यू माइनस आ जाती सॉल्व करते तो, यानी कि पॉइंट आपने जो अज्यूम किया वो गलत किया। बिल्कुल, हाँ, बस। नहीं तो वहां पर अगर मान लो मैं इस पॉइंट को पी को ऊपर मान लेता आपके कहने के अकॉर्डिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यहाँ पर प्लस आता, एक्स की वैल्यू सॉल्व करते माइनस में आती, यानी कि आपने जो पॉइंट अज्यूम किया वो गलत अज्यूम किया। हाँ, किस तरफ फोर्स लगा, मैकेनिकल फोर्स का ध्यान रखना कि वो किस तरफ एक्ट कर रहा है, रोटेशनल मोशन का एक्सेलेरेशन किस तरफ एक्ट कर रहा है, दोनों को ध्यान से देखना। हाँ तो बता रहे ना, अभी एक्स की वैल्यू सॉल्व करके निकालेंगे ना। अल्फा की वैल्यू रखो, कितना आया था, एक्स 3f बाई एम एल, और एक्सेलेरेशन की वैल्यू आई थी एफ बाई एम, एफ से एफ गुजर गया, एम से एम गुजर गया, क्या आया बच्चों, एक्स इज इक्वल टू एल बाई थ्री, मतलब कि सेंटर से एल बाई थ्री। समझ आया, पक्का। रोलिंग की एक्सेप्टेबिलिटी क्या आएगा, रोलिंग, ये आप चल रहे हो अब लॉज ऑफ मोशन चैप्टर पे, ये लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। हाँ हाँ, आपको छापना, बिल्कुल होगा ही उसी से। और तरीके होते हैं हमारे पास, और भी तरीके हैं, कई मैं फॉर्मूले बता सकता हूँ आप लोगों को, लेकिन कोई सेंस नहीं हो, हर कई ड्रॉबैक निकलते हैं, लेकिन अगर आपने ये वेक्टर फॉर्म में निकाल के किया कभी गलती नहीं कर। अभी तो ऑफिशियली रोलिंग थोड़ी स्टार्ट, तो टॉपिक आएगा रोलिंग, अभी इसके आगे यहाँ पर है ये। देखो ये तो अभी डायनामिक्स चल रहा है, रोलिंग मोशन यहाँ से स्टार्ट, वो तो कंसेप्ट बताया था कि रोलिंग क्या है, वो सिर्फ बताया था कि रोलिंग मोशन किसे कहते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन किसे कहते हैं, रेक्टिलिनियर किसे कहते हैं, वो जो मैंने उस दिन बताया था तुम लोग, रेक्टिलिनियर ये है, ट्रांसलेशन कर्वी लीनियर ये है। अरे ये खत्म हो गया, समझ लेना रोटेशन जीत ली, रोलिंग अगर अच्छे से आ गया ना, फिर रोटेशन में कहीं दिक्कत। और मैं इसी टॉपिक को लेकर थोड़ा डरा डरा धीरे धीरे करूँ, इसकी वजह से रोलिंग की, अगर रोलिंग आ गया, देखो एंगुलर मोमेंटम तो आप लोगों को आ ही गया है, तुम सबको लगभग आ गया एंगुलर, किसी एक पॉइंट के अबाउट सॉल्व करना मतलब ओमेगा लगाना, ये आप लोगों को एंगुलर मोमेंटम तो आ चुका है। दूसरा रोलिंग सीख लेंगे, फिर मैं सिखाऊंगा काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी, फिर और फिर मैं सिखाऊंगा आप लोगों को जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आती है, इम्पल्स मोमेंट, इम्पल्स मोमेंटम। इम्पल्स मोमेंटम अपनी इंपॉर्टेंस रखता है बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर आपको वर्क एनर्जी थ्योरम और इस पर कमांड हो गई ना, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, खास जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, तो इन दोनों पे कमांड हो गई तो ज़्यादा जरूरत नहीं, पर मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो बस धीरे धीरे पेशेंस बना के रखो, रोलिंग अपने आप क्लियर होता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए मैंने सिर्फ इकलौती बात कही है कि कोई नॉन कंजर्वेटिव लगेगा, देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कोई अलग थ्योरम थोड़ी, वर्क एनर्जी थ्योरम ही तो है,
कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा, अपन ने वहां पर एक्चुअली में वर्क टोटल में से नॉन कंजर्वेटिव हटा दिया, बचता क्या करें। ठीक है, हाँ नेक्स्ट लिखो। स्टेप्ड डिस्क, स्टेप्ड डिस्क का मतलब समझो कि जैसे एक डिस्क है, उसमें बीच में भी एक डिस्क बनी, ठीक है, स्टेप्ड डिस्क। जैसे कि आप कॉम्पैक्ट डिस्क देखते हो ना, सीडी बीच में एक सेक्शन बना होता है, वैसा ही स्टेप्ड डिस्क। बीच में होल वगैरह नहीं है, बस वो दो डिस्क दिख रहे हैं आपको, ऐसा लग रहा है देख करके दो डिस्क हैं। ठीक है, स्टेप्ड डिस्क ऑफ मास स्मॉल एम, इनर एंड आउटर रेडियस स्मॉल आर एंड कैपिटल आर का क्वेश्चन है, एक लाइन का है। इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, is placed on a smooth horizontal surface it is wrapped by a thread, it is wrapped by thread it is wrapped by a thread which is pulled by a horizontal force F, pulled by a horizontal F, horizontal force F if the radius of gyration of the disk is k, मतलब इस बार आपका एम वाई का जनरेशन। ठीक है, रेडियस ऑफ gyration ऑफ द डिस्क इज k, k ऑफ द डिस्क इज, ठीक है। अच्छा ये पता है आपको, रेडियस ऑफ gyration किसी बॉडी का पता हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? सिंपल एम के स्क्वायर, ज़्यादा दिमागी मत लगा, ठीक है ना। कोई भी बॉडी हो एम के स्क्वायर, कोई लॉजिक मत लगाना इसमें, ठीक है ना, एम के स्क्वायर। फाइंड, पार्ट ए लिखो, पार्ट ए लिखो इसमें, एक्स ए सी ओ एम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर, ए सी ओ एम डिस्क। पार्ट सेकंड लिखो, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क, मतलब अल्फा। सबसे पहले फोर्स कर लो, कैसे निकालोगे? अच्छा ये पता है ना, लॉज ऑफ मोशन की सारी टेक्निक सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करती है। हाँ तो बस ये सेंटर ऑफ मास के लिए निकाल रहे हो तुम, एफ नेट बाय टोटल एम जो होगा सेंटर ऑफ मास के लिए बताए। सेकंड वाला भी निकालो, भी एक लाइन का ही है। हाँ क्योंकि गिवन डेटा थे, एफ भी गिवन है, एम भी। कोई बोलना मत, मैं जिससे पूछूंगा वही बोल। नेक्स्ट वाला पार्ट कैसे कर सकते हो, कोई लॉजिक दिमाग, ठीक है था। देखो क्या पूछा है अपन से, पहले उससे रिलेटेड चीजें, क्या पूछा है? एंगुलर एक्सेलरेशन बोले तो अल्फा, अल्फा कैसे निकाल सकते हैं? क्वेश्चन जस्ट अभी पिछले क्वेश्चन में किया अपन ने। अच्छा ये बताओ, टॉर्क एक्सटर्नल का फॉर्मूला क्या होता है?
टॉर्क एक्सटर्नल को क्या बोल सकते हो? आई अल्फा। हो गया काम, दिमाग ही नहीं लगाना ज़्यादा। आई अल्फा, ठीक है। और टॉर्क एक्सटर्नल क्या होता है? एफ इंटू आर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू आई अल्फा। एफ कितना है मुझे दे ही रखा है एफ। अच्छा, रेडियस किस रेडियस पे लग रहा है? कैपिटल आर पे कि स्मॉल आर पे? स्मॉल आर पे। एफ इंटू आर इज इक्वल टू आई कितना दे रखा है मुझे? एम के स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा। आंसर एफ आर अपॉन एम के स्क्वायर। ज़्यादा दिमागी। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। फोर्स देखो, स्मॉल आर पे लग रहा है ना। अगर यहीं पे अगर मैं फ्रिक्शन भी ऐड कर देता तो? फ्रिक्शन कहाँ लगाते? लेकिन उस पर रेडियस भी तो चेंज होता, कैपिटल आर, ठीक है ना। तो स्मॉल एफ इंटू कैपिटल आर और माइनस का लगता, अभी तो कैपिटल आर बोल रहा हूँ, ठीक है बेटा। एम के स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी के लिए होता है। रेडियस ऑफ जायरेशन के दे रखा था ना मुझे, एम के स्क्वायर इज मोमेंट। एक्सेलेरेशन भी तो चेंज होता, ए भी चेंज होता, एक्सटर्नल फोर्स में वो भी आता, ये भी तो चेंज होता। एफ नेट अपॉन टोटल मास, नेट में फ्रिक्शन भी तो आता। नहीं नहीं, वो तो फिल करना ही था अंदर। इस पे क्या होता है, इंस्टेंट काम करता है ना ये। अच्छा ये बताओ, अब जरा आप सोच के बताओ मुझे कि मैं जब भी मार्कर में इंक भरता हूँ तो मैं उसको कैपिलरी इफेक्ट पढ़ा था ना। फ्लूइड क्या होता है? केश नलिका से पास होता है तो हाइट रेज करता है। कैपिलरी हिंदी में बताया था मैंने, केश नलिका बोलते हैं उसे। केश नलिका क्यों बोलते हैं? एक्चुअली में उसकी जो रेडियस होती है लगभग बाल की रेडियस के बराबर होती है, इसलिए केश नलिका बोलते हैं। चलो ये वाला समझ आ गया ना सबको, आसान था। चलो तो फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग बड़े आराम से कर लो। बादल सॉल्यूशन मत। चलो तो ये क्वेश्चन करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखना है, पहले क्वेश्चन लिख लो। तो बोल दिया एक्सटेंसिबल हो, लिख गलत दिया। हाँ तो वही तो, ये एक्सटेंसिबल कर दिया इन्होंने। चलो कोई बात, लिख लो, मेरी तरफ से लिख लो इनएक्सटेंसिबल। एन एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, इनएक्सटेंस मतलब जो, ठीक है, रिजिड स्ट्रिंग एक तरह से बोलते हैं, क्योंकि शेप चेंज हो सकता है। इन इलास्टिक, इलास्टिक भी नहीं बोलूँगा, इलास्टिसिटी। कर सकता है लेकिन मैं चाह ही नहीं रहा कि रिस्टोर करे, मैं चाह रहा हूँ वो एक्सटेंड ही ना हो, तो इनएक्सटेंसिबल बोलते। तो एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग इज बाउंड ओवर, is wound over a rough pulley of mass m1 and radius capital R. नेक्स्ट इसके आगे लिखो, and a cylinder of mass m2 and a cylinder of mass m2 and radius r सेम दिया हुआ है।
ये ध्यान रखना है फिगर सिलेंडर है और इसका मास दे रखा है m2, रेडियस r, m2 लिखवा दिया था ना, सिलेंडर ऑफ मास m2 एंड रेडियस r, सच दैट सिलेंडर रोल्स डाउन, सिलेंडर रोल्स डाउन ये मतलब धीरे धीरे, ठीक है, रोल्स डाउन द स्ट्रिंग अनबाउंड ओवर द पुली एज वेल एज सिलेंडर, मतलब ये दोनों पे अनबाउंड हो रहा है, उस पर भी अनबाउंड हो रहा है पुली, ठीक है। इसको बोलने का रीजन क्या निकला, टेंशन होगी तभी तो ऊपर वाली पुली को भी खींच रहा है वो, ठीक है ना। तो इसमें दे रखा है द स्ट्रिंग अनबाउंड ओवर द पुली एज वेल एज द सिलेंडर, कॉल कर अनबाउंड, कॉल कर रहा हूँ, ठीक है ना, वहाँ पर केस अलग हो जाएगा, रोलिंग एक बार फोर्स लगा उसके बाद तो बॉडी रोलिंग, जैसे आपकी चरखी के साथ होता है, धागा पकड़ के एक बार छोड़ दो चरखी का वेट फील, अगर ये इसके लिए नहीं बोल रहा, मैं इस क्वेश्चन के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपको एक जनरली आइडिया दे रहा हूँ कि यहाँ पर बोलने का रीजन क्या था। अगर मान लो कि आप 10 मंजिल की छत पे खड़े हो, अपनी चरखी का एक बार स्ट्रिंग पकड़ो और उसको छोड़ दो चरखी को, चरखी का वेट फील होगा आपको, चरखी नहीं जानते क्या पतंग उड़ाने में, हनी सिंह, अच्छा जुज्जा जुज्जा, जुज्जा बोलते हैं, हम तो जुज्जा ही बोलते हैं, ठीक है। तो आपको उस चरखी का वेट फील नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वहां पर एक बार रोटेशनल एक्सेलरेशन होगा उसके पास, तब तो वो कर रहा है ना, कंटिन्यूस उस कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है, एक्सेलरेशन उसके पास कंटिन्यूस जा रहा है, तो आपको वेट, चरखी वाला केस में यहाँ पर क्या है कि दोनों अनबाउंड हो रहा है, ठीक है, तो वो मुझे नहीं, देखते हैं होगी चलो, अब देखो मुझे तो पता नहीं, अब आप लोग सॉल्व करोगे, आगे देता हूँ क्वेश्चन क्या है। हाँ हाँ, एज वेल एज द सिलेंडर हो गया, उसके बाद फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर ये है, वो तो पुली है, वो नीचे नहीं आ रहा, वो अनबाउंड हो रहा है अपनी जगह, अरे ऊपर पुली है नीचे से, वो पुली है देखो बंधा हुआ फिक्स, और एक्चुअल शेप ऑफ पुली इज आल्सो सिलेंडर नहीं यार, देखो पुली इधर घूम रहा होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और सिलेंडर भी घूम रहा होगा तुम्हारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, भाई कल मुझे घर पे जाके हंसी आ रही थी, इसका नाम किसने, समृद्धि, समृद्धि का, अच्छा ये एक्चुअली मेरे मामा जी के, लड़का लड़का, कौन सा पुली, अनबाउंड हो रहा है ना बेटा, बाउंड थोड़ी होगा, तो बेटा ये डायरेक्शन लॉक की होती, अगर वो बाउंड हो रहा होता तो क्लॉकवाइज होता, चलो करो फटाफट, तो एक्चुअली मैं इसी तरह सॉल्व करवाऊंगा जैसे कर रखा है, इसका आंसर चाहिए, टेंशन नहीं लगेगा क्या, स्ट्रिंग में टेंशन भी आ रहा है,
आ जाता। यहाँ पर रोटेशन, वहाँ पर अपन फ्रिक्शन, यहाँ पर फ्रिक्शन है पुली। फ्रिक्शन अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आप सोचो कि ये बॉडी में बोलता ही नहीं कि रोटेट कर रही है, मतलब फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं होता तो बॉडी रोटेट क्यों कर रही है? रफ इसलिए दे भी रखा, अगर नहीं भी देता तो रोटेट कर रही है बोल दिया, मतलब फ्रिक्शन देना पड़ता। फ्रिक्शन है इसमें, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो फिर तो कहानी नहीं होती, तभी तो रोल कर रहा है वो। फुली फिक्स्ड है बट वो घूम रही है। अच्छा एक काम करो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं पहले। पुली को और सिलेंडर को दोनों को अलग अलग बनाओ। दोनों को नहीं, अब जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे करते जाओ। नीचे नहीं आएगा, ऊपर लगेगा। एक्चुअली में फ्रिक्शन इज अप्रोक्सीमेट। खैर चलो दिमाग मत लगाओ, मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे लगाओ ही मत। ठीक है। वही वैसे तो निकालना है। बोलो। देखो ऊपर तो करेक्ट आया है तुम्हारा 2m1 + m2, बस ये डिनोमिनेटर में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। आगे ठीक है, करेक्ट निकाला काफी। नहीं शॉर्टकट का ही को, फिर वो आई लगाना पड़ता है रोटेटिंग बॉडी फिर तो। चलो पहले दोनों बॉडी को अलग अलग ड्रॉ करो। ठीक है, सबसे पहले मैं पुली की बात कर रहा हूँ, ऊपर वाली बॉडी। एक बात बताओ, क्या उसमें एक टेंशन लग रहा होगा स्ट्रिंग के डायरेक्शन में, डाउनवर्ड? तो उसमें एक टेंशन का डायग्राम बनाओ नीचे की तरफ, किस तरफ से लग रहा होगा? जैसे स्ट्रिंग लगा हुआ है वैसे ही, बस एरो नीचे की तरफ लगा दो। ठीक है, प्लस सेंटर पे एक एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा 1 लग रहा होगा, फर्स्ट बॉडी के लिए अल्फा 1 मान लेते हैं। यहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट पे लग रहा है, उसी की वजह से टॉर्क आने वाला है। ठीक है, और इसकी वजह से बच्चों एक टॉर्क जनरेट हो रहा होगा बॉडी पे, तो हम लोग सेंटर पे मान लेते हैं कि वो सेंटर जो है वो रोटेट कर रहा है एक्सेलरेशन अल्फा 1 से। ठीक है, इतनी सी बात मानकर आप चाहो तो एक लास्ट बात और लिख लो कि A1 इज इक्वल टू अल्फा 1 × R। फर्स्ट बॉडी के लिए हो गया, A1 इज इक्वल टू अल्फा 1 × R। फर्स्ट बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा वो अल्फा × R ही तो होगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं पे स्लिपिंग का केस थोड़ी दे रखा है, फ्रिक्शन है, स्लिपिंग बोला ही नहीं उसने। हाँ, अब स्ट्रिंग के लिए करते हैं, देखो स्ट्रिंग के लिए, सॉरी सिलेंडर के लिए, सिलेंडर के सेंटर से एक mg लगाओ नीचे की तरफ, m2g। ठीक है, और ऊपर की तरफ स्ट्रिंग के डायरेक्शन में सेम टेंशन लगेगा t। ठीक है, पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे अपन, ज्यादा दिमाग नहीं लगा, बना ही दूं क्या तो। देखो सबसे पहले पुली के लिए बनाया अपन लोगों ने, ये रहा पुली। एक टेंशन लग रहा है यहाँ पर टी, और देखो पुली का कोई मास है, पर हम ज्यादा, पुली तो fixed है ना बच्चों, पुली फिक्स्ड है, वो इसमें पार्टिसिपेट, सिर्फ इनर्शिया में पार्टिसिपेट आएगा उसका, वो अपन बात की बात। अभी बेटा वो अलग, फ्री बॉडी में फ्री का बॉडी ड्रॉ बना रहा हूँ, उसका बनाऊंगा अभी, सेंटर का भी अलग बना। ये सिर्फ सीलिंग वाले तो नहीं, उसका टेंशन, वो बॉडी ना तो रोटेशन में पार्टिसिपेट कर रही है, तुम ले लो कोई दिक्कत नहीं है, तो ले लो ऊपर की तरफ। ठीक है, टेंशन ले लोगे, नीचे लोगे mg, कैंसिल आउट हो गया, वो बॉडी कहीं मूव कर रही है। ना तो तुमने ये देखा कि वो हमारा जो स्ट्रिंग है ये ऐसे ऐसे पुली को रोटेट कर, ना तो एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन। हाँ
अभी अपन बात करूँगा। देखते हैं एक एक करके मैं। ठीक है, इस पॉइंट पर इस बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा, ये बॉडी इधर की तरफ तो स्विंग कर रही है। ठीक है, और एंगुलर एक्सेलरेशन वैसे तो बाहर की तरफ होता है, तो अल्फा 1। और क्या मैं यहाँ पर एक बात बोल सकता हूँ, A1 इज इक्वल टू अल्फा 1 इंटू कैपिटल आर। इस पॉइंट के लिए, पॉइंट की बात मैं सब पॉइंट के लिए अलग अलग निकाल सकता हूँ एक्सेलेशन। ठीक है ना, हर पॉइंट के लिए अलग अलग होगा, मैंने इस पॉइंट की बात की है। तो पी पॉइंट ए पी इज इक्वल टू अल्फा 1 इंटू, कोई दिक्कत। सिलेंडर के लिए भी देखें, ये रहा सिलेंडर। सिलेंडर को कौन कौन पार्टिसिपेट करवा रहा है घूमने में? एक तो करवा रहा होगा एमजी, एक लग रहा है इधर की तरफ टेंशन, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन। बालक मेरे लिए करवा रहा हूँ ना। ये बॉडी किधर, इधर की तरफ घूम रही होगी, है ना? ये बॉडी भी इधर की तरफ ही घूम रही है, स्विंग कर रही है। एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा 2 मान लो। इस पॉइंट के लिए एंगुलर एक्सेलेरेशन, अगर मैं इसको ए क्यू, कितना होगा? ए क्यू इज इक्वल टू अल्फा 2 इंटू कैपिटल आर। बोलो यहाँ तक बात समझ आई? ये आपका सबसे पहला स्टेप था फ्री बॉडी। फिर स्टेप 2 पे तो सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप बनाओ इक्वेशन ऑफ मोशन। सबसे पहले बनाते हैं हम लोग इस वाली सिलेंड्रिकल बॉडी के लिए, जो लॉज ऑफ मोशन में करते थे। सिर्फ अपन डायरेक्ट इक्वेशन बना रहे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो डायरेक्ट इक्वेशन, टॉर्क की बात नहीं कर रहा। समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, या जो भी वैल्यू है, जो भी वैल्यू है मैं क्या तो चलेंगे। अभी फिलहाल मैं इसके सिलेंडर के लिए बात, एक्सेलरेशन बेटा पॉइंट की लेके चल रहे हैं। तो नहीं पता है? बिल्कुल पता है मुझे, मैंने निकाला ना ए क्यू। देखो एक्सेलरेशन हर पॉइंट के लिए अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। जैसे पुली के लिए सेंटर ऑफ मास की बात करो, एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 के लिए नहीं होगा। सिलेंडर के लिए सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, यही तो कंसेप्ट। ज़्यादा डीप मत जाओ, फंस जाओगे। जल्दीबाजी मत करो, मैं जैसे स्लो स्लो करवा रहा हूँ वैसे, और फिर बाद में एक बार तो फंस जाओगे फिर। ठीक है, स्टेप 2 लिखो। इसके लिए सिलेंडर के लिए इक्वेशन बनाओ, क्या बनेगी? लॉज ऑफ मोशन, या फिर एम टू जी माइनस टी इज इक्वल टू एम टू ए टू, या ए क्यू। मैंने सिर्फ क्यू पॉइंट की बात की है, सेंटर ऑफ मास की बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, क्यू पॉइंट के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, डन। क्या लिखा फिर से बोलो? एम टू जी माइनस टी इज इक्वल टू एम टू ए क्यू। टेंशन ऊपर लग रहा है ना, एम जी मैंने लिख दिया एक्चुअल में है ना, वही तो। एम टू जी माइनस टी, उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन देखो कहाँ है, एक ही ऊपर जा रहा है, देखो एक्सेलरेशन उस पॉइंट के लिए कहां पर है। बच्चे ये बताओ, ना 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 ना, गलती कर रहे हो, सुनो सुनो। ये बॉडी किधर की तरफ जा रही है? इधर की तरफ, देखो ध्यान से, ऊपर की तरफ, तो एक्सेलरेशन एक ही ऊपर की तरफ है। डरा देते हो, डरता हूँ। देखो, अच्छा हाँ, तुम लोग सही बोल रहे थे। एम टू जी, एम टू जी, एक मिनट के लिए मैं, ठीक है। देखो मैं एक्चुअली में इसको एक पॉइंट मास मान के चल रहा हूँ, पॉइंट मास, एक मिनट। तो बच्चों ये एक्चुअली में मास किधर जा रहा है एक बार के लिए, पॉइंट मास मान रहे हैं। मैंने हमेशा बोला था अपन पॉइंट मास, पॉइंट मास मानो एक तरफ।
बन रहा है। ठीक है? ये आने वाली इधर का आने वाली है ना, ऐसा कुछ नहीं है। फ्री छोड़ रखा है मैंने, तो बॉडी ऑटोमेटिक अनरोल हो रही है, जैसे आप पिक्चर की अनरोल, ठीक है ना, ऑटोमेटिक अनरोल हो रही है। एक्चुअली में पॉइंट मास मानो तो पॉइंट मास, ये सोच के देखो, ठीक है। वैसे मैंने माइनस टी इज इक्वल टू, देखो एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ, m2 a3, ये बात समझ आई। क्योंकि अपन ने फिर से समझ लो, देखो एक्चुअली दो फोर्सेस लग, ठीक है, दो पॉइंट है ना, ओवरऑल एक्सेलरेशन एक तरफ है, अभी अभी पहले बोला था। उसके लिए सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 होगा, इसका नहीं होगा। एक्सेलरेशन a2 पूछ, a3 पूछ रहा है, क्या होगा, a3 टेंशन पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, सिलेंडर a3 पूछ रहा है एक्चुअली में। तब टी की वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन से कर लेते हैं, ऊपर वाले के लिए सॉल्व कर सकते हो तो करो, उसके लिए सॉल्व। फर्स्ट वाली बॉडी के लिए बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम, पुली के लिए, सॉरी वो इक्वेशन कंस्टेंट। गलती करोगे, मैंने कहा ना गलती करो, गोला लगाओ अगर गलत होगा तो आपका आया, क्या आया, उसके लिए m1g तो लगेगा ही नहीं, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है उसका, क्या, इसमें तुम डायरेक्ट टॉर्क की इक्वेशन लगाओ ना, हाँ, T इज इक्वल टू आई अल्फा, और लोग क्या डिस्क के लिए क्या होता है, mr²/2, टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा लगाओ उसके लिए, mr²/2 मतलब m1r²/2। वही तो समझाया था, वही तो समझाया था मैंने, mg इज इक्वल टू वो वाला टेंशन होगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन तो यहाँ पर, ठीक है, बॉडी मूव थोड़ी करे ना, तो स्ट्रिंग के आप ये सोचो कि वो जो स्ट्रिंग ऊपर से लगी हुई ना, क्या उस स्ट्रिंग के अबाउट कोई रोटेशन हो, ना तो रोटेशन हो रहा है ना एक्स, तो वो स्ट्रिंग जो ऊपर सीलिंग से लगी हुई है वो तो रेस्ट में है ना, पुली का रोटेशन सेंटर के अबाउट अल्फा होगा उसका, एक्सेलरेशन सेंटर के अबाउट 0 का, टॉर्क, समझ गए, टॉर्क की वजह से घूम रहा है, लेकिन सेंटर पे एक्सेलरेशन, अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन क्या था, अल्फा की वैल्यू, चलो सॉल्व किया, एपी एपी एपी, अभी लास्ट में लेके, चलो तो तुम्हारे देखो यहाँ से निकल के आएगा बच्चों, α1 इज इक्वल टू 2t/m1r, सबकी सबका निकल के आया, α1 इज इक्वल टू 2t/m1r, टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा, हाँ तो इसने गलत लिख रखा हो सकता है, नहीं नहीं नहीं, r² क्यों आएगा, सुनो सुनो सुनो, टॉर्क के लिए बेटा T/R लिखोगे ना, उस बॉडी पर टॉर्क किसकी वजह से लग रहा है, देखो इस बॉडी के लिए क्या लिखोगे बच्चों, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, मैं इस बॉडी की बात कर रहा हूँ तो P लिख देता हूँ, P, अच्छा नहीं कर दूँ यहाँ, लिया थोड़ी सी, ठीक है, तो टाउ सी इज इक्वल टू आई सी इंटू अल्फा, अल्फा तो पूरी बॉडी के लिए से, α1 नाम, टाउ क्या होगा अपना, अब देखो यहाँ पर टॉर्क लग किसकी, टॉर्क टेंशन, तो टी और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, टी इंटू आर इज इक्वल टू आई सी, कौन सी बॉडी है ये, डिस्क, वहाँ से m1 r²/2 इंटू α1, एक आर से एक आर गुजर गया, क्या बचा बच्चों मेरे पास 2t/m1r इज इक्वल टू α1, यहाँ तक समझ आया आपको, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, क्या, बस रख दो।
प्लेस कर सकते हो। अभी करते हैं उसका भी जुगाड़। क्या बच्चे, क्या टॉर्क दूसरी बॉडी में भी लग रहा है? कभी निकाल सकते हो दूसरी बॉडी के लिए भी, उसमें सेंटर के अबाउट निकालना, ध्यान रखना। और सिलेंडर m2r²/2। अभी बेटा है ना, एक एक स्टेप। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ज्यादा दिमाग अभी मत दौड़ा, मैं जितना स्टेप बोलते जा रहा हूँ करते चलो, लास्ट में मैं करवाऊंगा। जो जो इक्वल होगा लास्ट में देखिए। सबसे पहले आप सिलेंडर के अबाउट टॉर्क निकालो, सेम इक्वेशन। सिलेंडर के अबाउट सेंटर के अबाउट निकालो, सेम सेम इक्वेशन आएगी, बस m2 हो जाएगा नीचे m1 की जगह। क्या बालक, दोनों क्लॉकवाइज घूम, क्या हो गया? तो मैं करवाऊँ क्या, क्या हो गया? वन डायरेक्शन क्लॉकवाइज है एंटी, बस तो दोनों 10 का ही लो क्लॉकवाइज। देखो सेम आएगा, बस m2 आ जाएगा नीचे, कोई दिक्कत? अच्छा अब मुझे एक लास्ट बात बताओ, क्या स्ट्रिंग अपनी एक्सटेंड हो रही है? इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, यानी मैंने जो AP निकाला था वो AQ के बराबर होगा। जो पॉइंट P के लिए एक्सेलरेशन था वही पॉइंट Q के लिए भी होगा, क्योंकि एक्सटेंड नहीं हो रही। ठीक है शिवांशी, मैंने क्या बोला बेटा? तो बच्चों AP इज इक्वल टू AQ हो जाएगा, क्योंकि एक्सटेंड। सेम स्ट्रिंग, आप सोचो, कॉमन सेंस लगाओ। इस डस्टर को अगर मान लो मैं एक रस्सी से बांध के, रस्सी एक्सटेंड, हाथ का एक्सेल, रस्सी एक्सटेंड नहीं, यानी P पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है वो Q पॉइंट के बराबर होगा। यानी कि इन दोनों को इक्वल करो तो α1 इक्वल टू α2 आएगा, इस वजह से आएगा। समझ गए ना? यहाँ पर अल्फा, बच्चे यहाँ पर R इक्वल है, इसलिए α1 इक्वल टू α2। R डिफरेंट होता तो α1 इक्वल टू α2 नहीं। यही तो बोल के, यही तो बोला कि सेम है दोनों। देखो दोनों बाउंडिंग और अनबाउंडिंग दोनों बराबर है उसने, देखो क्वेश्चन में लिख के दिया है। सेम स्पीड से बाउंडिंग हो रही है दोनों की, मतलब अनबाउंडिंग हो रही है। सेम बोला है ना उसने ये चीज। ठीक है, तो क्या मैं AP इज इक्वल टू AQ लिखूँ अगले वैल्यू, अगले क्वेश्चन में, अगले टॉपिक में, मतलब अगला पॉइंट? और इससे मुझे क्या मिला, α1 इक्वल टू α2। दोनों के लिए मुझे टेंशन की वैल्यू मिल गई, दोनों इक्वल कर सकते हो। और m1 इक्वल टू पॉइंट मिल गया मुझे, यहाँ पर रख सकते हो, तो रख दो सबका m1 m AQ तो। देखो अब मैंने नेक्स्ट बात क्या बोली, आपको नेक्स्ट बात बोल रहा हूँ कि आपने निकाला α1 इक्वल टू α2 अगले पॉइंट में। इसका मतलब 2t बाय m1r इज इक्वल टू 2t बाय m2r है। यहाँ से मेरे पास एक चीज़ निकल के आई ठीक है। अब इस इक्वेशन में देखो m2t माइनस टी की वैल्यू कोई सी भी रख लो, आपका इक्वल टू m2, कोई सी भी रख लो, तो m2 की फॉर्म में रख लेता हूँ। 2t बाय m2r इज इक्वल टू m2 AQ, AQ तो अल्फा, कहाँ है अल्फा, कहाँ है अल्फा, कहाँ है अल्फा? टी तो रखा है मैंने, सॉरी सॉरी। हाँ तो अल्फा की फॉर्म में रख लो इसको। ठीक है, हाँ वो सॉरी, मैंने वो हाँ एक्चुअली मैंने यहाँ से थोड़ा सा वो कर दिया, तो टी की वैल्यू रख दो इसमें। हाँ ठीक है ना, टी की वैल्यू रख लो। क्या इसमें A2 की फॉर्म में निकाल लो ना फिर, AQ की फॉर्म, AQ की फॉर्म। गिवन डेटा अपन को, एक मिनट को इसमें
मास की फॉर्म। चलो एक काम करो, पहले तो ये स्टेप नोट करो। एक बार रुको, इस स्टेप को अपन वापस कर और तरीका। अभी याद है अपन ने जब फर्स्ट क्वेश्चन था ए पॉइंट के लिए कैसे निकाला? दो फोर्स अपन इक्वेशन एग्जैक्टली पॉइंट के लिए। तो जो कह रहे हो मुझे टेंशन क्यों? अरे नहीं नहीं, आ जाओ, क्या हो गया? तो गलत होगा तो मैं सही करूंगा ना, क्या हो सकता है इतिहास रच दो यार। ये क्वेश्चन बहुत टेस्टी वाला था, मेरे को पता था। इस क्वेश्चन में देखो कितने रोटेशन बोला था ना। लॉजिक जब आएंगे तभी देखना सारे चैप्टर एक एक करके लगाएगा। सर्कुलर भी लगा दिया, लॉज ऑफ मोशन भी लगा दिया, रोटेशन के कंसेप्ट भी आ गए। अभी देखते जाओ अभी तो और कितने आते हैं। हाँ ठीक है। बेटा अल्फा अपन को गिवन वैल्यू नहीं है ना क्वेश्चन में। हाँ तो देखो, तुम्हारा लॉजिक सही है तुम जो बोल रहे हो, लेकिन अल्फा अपन को हमेशा जो आंसर निकालना होता है वो गिवन डेटा की फॉर्म में। अल्फा हमारे पास गिवन, पर तुम्हारे पास अल्फा रिप्लेस करने का कोई तरीका है तो बताओ। क्या आंसर में नहीं होगा? आंसर में सिर्फ गिवन डेटा, देखो मास और जी दे। कहाँ पर? नहीं क्यों नहीं है ये रहा ना, वाली बुक है। देखो ये है। हाँ अच्छा, m1 = m2 नहीं किया इसने, हाँ ये बात ठीक है। हाँ। हम्म। हम्म। मैं सुन रहा था, मेरा ध्यान वहीं पे था पूरा। अच्छा अच्छा, एक मिनट। फ्लो फ्लो में होता है। मैंने भी एक बार मेरे केमिस्ट्री वाले सर से पूछा था, सर ये नॉन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, शट अप। ये नॉन अनहाइब्रिडाइज्ड क्या होता है? अपनी तरफ से टर्म बना रहे हो, बोलो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। नॉन अनहाइब्रिडाइज्ड क्या होता है? हाँ, तो ऐसा फ्लो फ्लो में होता है। देखो वो जो आप कह रहे हो ना, एग्जैक्टली मैं भी वही बात बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो अपन लोग एक गलती करते हुए चल रहे हैं, पता है क्या? सिलेंडर मतलब सॉल्यूशन में कोई गलती नहीं हुई अभी तक, लेकिन सोचने में थोड़ी सी गलती कर। सिलेंडर को अपन क्या सोच रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व कर रहा हो। क्या एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा होगा? नहीं, उसका पॉइंट अलग होगा। जो आपका सेंटर और क्यू के बीच का पॉइंट होगा कहीं पर, जहां पर जिसके अबाउट वो एक्चुअली में एक्सेलरेशन है उसका। क्यों? क्योंकि देखो बॉडी पे दो दो फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है। ये सेम वही क्वेश्चन है जो रॉड वाला क्वेश्चन था अपन। इसके लिए सॉल्व भी कहाँ किया हम लोग? हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। यहाँ पर जो अपन ने देखो ये दूसरी इक्वेशन निकाली ना बच्चों, अल्फा वन की तो बिल्कुल सही निकाली हम लोगों ने। अल्फा टू में एक गड़बड़ी करी है। हम लोगों ने क्या देखा कि सेंटर मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो लिया है ना अपन ने, आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिया है। लेकिन क्या बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व? ये m1 = m2 वाला कंसेप्ट। हाँ तो इसने इस चीज़ को किया ही नहीं है। इसने ये स्टेप तो कर दिया। हम्म। नहीं देखो, फर्स्ट वाली बॉडी के लिए भी वो चीज़ था, लेकिन वहाँ पर सेंटर ऑफ मास के अबाउट था वहाँ पर, क्योंकि देखो बॉडी रिवॉल्व किसके अबाउट करी? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। एक बात बताओ,
सबसे पहले एक एक का मोशन समझो आप। सबसे पहले मैं अगर ऊपर वाली डिस्क की बात करूं बच्चे, तो किसके अबाउट घूम रहा है, कौन से पॉइंट के अबाउट घूम रहा होगा? पाइवेटेड पॉइंट, सेंटर है वही। फर्स्ट बॉडी बेटा घूम किसके अबाउट रहा होगा? सी के अबाउट घूम रहा है, मतलब वही तो सेंटर ऑफ मास है उसका, के लिए तो सही था। जरा सिलेंडर के लिए सोच के देखो आप, सिलेंडर कौन से पॉइंट के अबाउट घूम रहा होगा? ये तो पाइवेटेड नहीं है, दो दो फोर्सेस भी लग रहे हैं इस बॉडी पे, सेंटर के अबाउट तो नहीं घूमेगा। समझ गए? नहीं, क्यू के अबाउट भी नहीं घूमेगा। क्यू के अबाउट घूमने का मतलब समझ रहे हो, तुम्हारी पुली पूरी ऐसे घूम रही होगी, ये बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पर सी और क्यू के बीच में कोई पॉइंट होगा जिसके अबाउट घूम रही होगी। हाँ, नहीं एग्जैक्ट तो नहीं बोलेंगे अपन, कहीं पे भी होगा। इक्वेशन तो अपने ढंग तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक अपन ने एक्चुअली में जो कंसेप्ट अपन बात करें ना, उस क्वेश्चन को कहीं पे गलत किया ही नहीं अपन, उस कंसेप्ट को यूज कहाँ किया है? जिस कंसेप्ट को अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं उसको सिर्फ इस स्टेप में यूज किया था, अल्फा 2 में। उस कंसेप्ट को और कहाँ यूज किया? हाँ बोलो। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली बच्चे वही रॉड वाला कंसेप्ट बता तो रहा हूँ बार बार। दो डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन लग रहा है, ये एक यू तो रोटेशन का है, लेकिन ट्रांसलेशन का भी एक्सेलेरेशन तो लगेगा इसमें। रुक जाओ, मैं अभी करवा रहा हूँ ना, क्यों टेंशन ले रहे हो बेटा, इसको पूरे को मिटाओ, पूरे को मिटाओ। सिर्फ इसमें फ्री बॉडी डायग्राम छोड़ देना, बाकी सब रुको रुको बोलो मत, शांति, वापस ध्यान दो। ये फ्री बॉडी डायग्राम छोड़ के सब मिटा दो। अब इस क्वेश्चन को वापस शुरू से कर रहे हैं हम लोग, एक एक स्टेप बाय स्टेप। क्या चीज? नहीं नहीं, ये कर रहे हैं। हाँ हाँ, करवा रहा हूँ मैं, टेंशन क्यों ले। सबसे पहले स्टेप 1 लिखो, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप है ना। स्टेप 1, स्टेप 1 में देखो हम लोगों ने वैसे मेन पॉइंट तो निकाल ही दिया, ये देखो दोनों एक्सेलेरेशन जो एपी और एक्यू निकाला है ना हम लोगों ने, ये दोनों एक्सेलरेशन बच्चों रोटेशन के, ट्रांसलेशन बात ही नहीं की, सिर्फ रोटेशनल एक्सेलरेशन देख रहे हैं। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, दोनों के लिए क्या लॉज ऑफ मोशन वाले एक्सेलरेशन निकाल सकते हो? तो पहले पुली के लिए निकालो, मतलब इक्वेशन जो बनाते थे हम, समीशन एफ वाई इक्वल टू 0, मतलब तो है नहीं आप, अगर होता तो लिख, पहले बॉडी के लिए M1 के लिए। देखो फर्स्ट बॉडी के लिए आप कंस्टेंट लिख पाओगे, एक्सेलरेशन भी 0 है। नहीं देखो, देखो एक्चुअली में इसमें लिख ही नहीं पाओगे ना, क्यों नहीं लिख पाओगे? क्योंकि बॉडी का ना तो एक्सेलरेशन है, पॉइंट का एक्सेलरेशन जरूर है, बॉडी का तो नहीं है एक्सेलरेशन। ठीक है, इसके लिए तो आप कंस्टेंट सेकंड के लिए लिख सकते हैं, सेकंड के लिए। यहाँ पर अपन ने गलती पता है क्या, एक ही मान लिया था, क्योंकि वो रोटेशन का, वो ट्रांसलेशन का लेना था हमें। अरे कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, तुम लोग भी क्या अल्फाबेट पे लड़ रहे हो, पढ़ फिजिक्स रहो, पढ़ लड़ अल्फाबेट पे रहो। हाँ देखो, नहीं एक क्यू नहीं होगा, एक क्यू बेटा रोटेशन, वही तो गलती करी थी ना। ट्रांसलेशनल बॉडी के लिए पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्सेलरेशन, ट्रांसलेशनल बॉडी के लिए क्या लिखोगे? ये तो एक ही, तो सिर्फ मेरे को रोटेशन का मिल रहा है। याद करो रॉड वाला क्वेश्चन क्या था, मैं उससे लिंक करके बताता हूँ आपको। रॉड में अपन ने कैसे लिया था एक पर्टिकुलर बॉडी के लिए, कि रोटेशन की वजह से यहाँ पर एक्सेलेरेशन लग रहा था, और खुद बॉडी का एक्सेलेरेशन यहाँ था। यहाँ पर भी तो वैसा ही कुछ होगा, बॉडी का खुद का एक्सेलरेशन अगर मैं यहाँ पर A2 बोलूँ तो नीचे की तरफ होगा, बॉडी खुद भी तो नीचे की तरफ है। ओवरऑल एक्सेलरेशन क्या है अपने पास? A2 माइनस ए क्यू, A2 माइनस, हाँ बस बस वही, तो यहाँ पर A2 माइनस ए क्यू अगर एग्जैक्टली लगाओगे तो ये लगना चाहिए। समझ रहे हो क्यों कर रहे हैं अपन ऐसा? पक्का? तो इसको A2 भी बोल दो, या A2COM भी बोल दो, A2COM तो भी बात एक ही है, सेंटर ऑफ मास का। बोलो, ट्रांसलेशनल है ये, ट्रांसलेशनल है ना, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, तो रोटेशन में दिमाग खराब होता है, लोग पकते हैं ना।
ठीक है, अब लगाओ। हाँ, वन कहाँ है, देखियो। हाँ बालक। हाँ वो A2 है, वो एक्सेलरेशन A2 है। हाँ, जिसके अबाउट ये रिवॉल्व करने वाला है। AQ-A2 पर्टिकुलर पॉइंट ए मतलब Q पॉइंट के लिए है, पर्टिकुलर Q पॉइंट का है वो एक्सेलरेशन। अरे तुम लोग चाह क्या रहे हो इसके साथ? बना रहे हैं। चल मेरे पेन तो बाला है। कौन था ये, कौन था ये M2 वाला, कौन था? इसके बाद देखो अपन पर्टिकुलर पॉइंट पे टॉर्क निकाल सकते हैं दोनों बॉडीज के। निकालो दोनों बॉडीज के लिए पर्टिकुलर पॉइंट टॉर्क निकालो, या चलो फर्स्ट बॉडी के लिए इसके लिए निकालो टॉर्क, सिर्फ सेंटर के अबाउट इसके लिए, जो अपना पुली है ना, इसके लिए टॉर्क निकालो। ये कोई और करवा रहे हैं क्या? करवा तो मैं ही रहा हूँ, वो लिखी तो रहा है बस। बेटा ये क्वेश्चन गारंटी देता हूँ तुम लोग को, जब तक पुराना अच्छे से। अभी देखो पता है कंफ्यूजन कहाँ हो रही है तुम लोगों को, अभी तुम लोगों को असली कंफ्यूजन ये नहीं हो रही कि मैं क्या रहा हूँ, असली कंफ्यूजन ये पॉइंट का एक्सेलरेशन है, बॉडी का एक्सेलरेशन है। ये बेटा फंडामेंटल क्लियर करना पड़ेगा, सोचना चाहिए, रोटेशन में यही तो पंगा है। कर रहे हैं, कर भी तो यही रहे हैं, पिछली बार भी यही कोशिश की थी हम लोगों ने, वहां पर गलती कर दी थी, अल्फा 1 अल्फा। चलो करो आगे, टॉर्क निकालो पॉइंट सीखे। मैं कुछ और डिसीजन लेने का सोच रहा हूँ। याद है वो एक अपन ने क्वेश्चन किया था वो कौन वाला, वो जब उस दिन दिमाग खराब हो गया था तो अगले दिन फिर वापस किया था, अच्छे से आ गया था समझ में, मेरे को लगता है इसको भी लीव कर देना चाहिए आज। मैं समझना ही नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में ही करवाता हूँ, क्योंकि आज सब फ्रस्ट्रेट हो गए इस क्वेश्चन से। हो गए। कैसे मतलब? तुम ये तो गलती से भी दिमाग मत लगाना कि ऐसे घूमने वाला है, बैंड बज जाएगी। आइडियल केस है कि वो बिल्कुल वो तो कुछ इसमें इसके अबाउट तो कुछ हो ही नहीं रहा, ये ध्यान रखना। ये तो वो एक अनदर टॉर्क और आ जाएगा, एक तो तुम टॉर्क लगा ही जो लगा रहे हो, बॉडी का दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन और ला रहे हो तुम, लफड़ा हो जाएगा। उससे पता है क्या होगा, उससे पता है क्या होगा, अभी देखो तुम उसकी कहानी समझोगे क्या होगा। अभी तक तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, जैसे यहाँ पर चला जाएगा फिर क्लॉकवाइज घूमने लग जाएगा, फिर वापस एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज। ये ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन है। हाँ हाँ, अब दिमाग लगाना ही नहीं है। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में लिख दो टू बी कंटिन्यू। हाँ वाला, नहीं एक्चुअली में ये प्रैक्टिकल केस की बात कर रहा है कि सर जो स्ट्रिंग बांधी हुई है, सिलेंडर है बॉडी, ये बिल्कुल सेंटर पे बांधी हुई है कि यहाँ बांधी हुई है। मान लो अगर मैंने सेंटर पे ना बांध के यहाँ बांध लिया, ठीक है, तो अब क्या होगा, एक और बॉडी के अबाउट टॉर्क आ गया तरफ। तो अब देखो एक तो बॉडी ऐसे घूम रही थी जो घूम रही थी, एक ऐसे और घूमने लग जाएगी, ऐसे घूम के जैसे इस पॉइंट को ये क्रॉस करेगी, अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अभी एंटी क्लॉकवाइज घूम मतलब क्लॉकवाइज घूम रही थी, अब एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग जाएगी, फिर वापस ये बॉडी घूम के, और इसकी वजह से एक और नाटक होगा। याद करो दो एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गए, तीसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा, मतलब अब ये बॉडी यूं और घूमने लग जाएगी। ओलंपियाड लेवल बोला ना मैंने, नहीं हुई है। वो कर दो रिकॉर्डिंग स्टॉप।